ہاں جی، کیسے ہو آپ لوگ؟ کون کون آن لائن ہے؟ گروپ میں میسج کرو، سب لوگ آن لائن ہو جائیں، لیکچر سٹارٹ ہو گیا۔ سدرا وردہ گروپ میں انفارم کرو جلدی سے، یہ جب تک تم کرو گی تو آواز جائے گی۔ ہاں جی نیہا کیسی ہو؟ گروپ میں انفارم کرو، سب لوگ آن لائن ہو جلدی سے۔ تو گرین والی کیا چیز کر رہی تھی؟ گرین والی کون سی ہے؟ دیکھو تم نے نا ٹھیک ہے نیہا، ٹھیک ہے ہم لیکچر سٹارٹ کرنے لگے۔ ہاں جی ایمن کیسی ہو؟ گڈ مارننگ وردہ کیسی ہو؟ گڈ مارننگ فاطمہ، تم بڑے دنوں بعد آن لائن ہوئی ہو، کہاں تھی؟ ہاں جی ایمن میں ٹھیک ہوں۔ ہاں جی شاندہ، پیشنٹ سیٹسفیکشن کل ہم نے دیکھا تھا، ہم انٹرنیشنل۔ وعلیکم السلام، سحر کیسی ہو؟ تم بھی کافی دنوں بعد آن لائن ہوئی ہو۔ میں بھی ٹھیک ہوں۔
ट्रांस कल्चरल हमने देखा था, कल हम देख रहे थे पेशेंट सेफ्टी गोल्स, ठीक है, उनका इनिशिएट कैसे हुआ ये देखा था। पेशेंट सेफ्टी गोल्स में हमने जो सबसे पहले देखा था वो था पेशेंट आइडेंटिफिकेशन। मैंने आपको क्या हुआ था, आप ठीक हो शानदार? अच्छा, पेशेंट आइडेंटिफिकेशन मैंने आपको बताया था कि पेशेंट को आइडेंटिफाई करना बहुत इम्पोर्टेंट है और प्रॉपर आइडेंटिफाई करना। दूसरा फिर मैंने बताया था कि कम्युनिकेशन कितना मैटर करती है। कम्युनिकेशन होनी चाहिए लेकिन इफ़ेक्टिव होनी चाहिए, ये हमने पढ़ा था। और फिर उसके बाद जो है वो इसके साथ हमने देखा था यूजिंग मेडिकेशन सही। अच्छा, फिर हमने देखा था सेफ्टी ऑफ यूजिंग मेडिकेशन, आप कैसे कर सकते। हेलो, हाँ जी, तो क्या था इसके अलावा सेफ्टी मेडिकेशन हमने देखा था। सेफ्टी के लिए आप लोगों ने क्या बताया था कि जो रूल्स हैं मेडिकेशन के, वो आप लोगों ने मेरे साथ डिस्कस किए थे कि वो यूज़ करने चाहिए। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया था कि क्रैश को हमने किस तरीके से मेंटेन करना होता है और क्रैश कोड को हम किस तरीके से यूज़ करते हैं, ठीक है। दूसरा रिड्यूस करना रिस्क ऑफ हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन को, यानी कि नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन जो पेशेंट हॉस्पिटल से लेके जाते हैं उनको हमने कम करना है, उसका जो रिस्क है उसको हमने कम करना है, रिड्यूस करना है। हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन, यानी कि जो हेल्थ केयर प्रोवाइड करें उसके साथ हम जो उन्हें गिफ्ट में इन्फेक्शन देते हैं हमने उनसे प्रिवेंट करना है। एक्यूरेटली एंड कम्प्लीटली रिकनसाइल करना है इसको, किसको, मेडिकेशंस को एक्यूरेट और कम्प्लीटली हमने रिकनसाइल करते रहना है। किस तरीके से, अब यहाँ पे आप लोगों की वो वाली बात आती है जैसे कल आप कह रहे थे कि हम लोग एक्सपायरी वगैरह देखेंगे और ये वो, तो ये सारी चीज़ें आ गई। रिड्यूस द रिस्क ऑफ पेशेंट हार्म फ्रॉम फॉल्स, आपने जो पेशेंट का रिड्यूस है रिस्क ऑफ फॉल उसको रिड्यूस करना है, ठीक है। रिस्क ऑफ फॉल को कैसे कम करते हैं, रिस्क ऑफ फॉल को किस तरीके से कम किया जाएगा। अब जैसे रिस्क ऑफ फॉल के लिए बेसिकली इसके लिए भी कलर कोडिंग है। इसके लिए ये है कि शालामार में ये ट्रेंड बनाया गया, इसके लिए नए फॉर्म्स जब ये इंटरनेशनल पेशेंट सेफ्टी गोल्स को इंट्रोड्यूस करवाया गया तो इसके साथ बहुत सारी चीज़ें इसके साथ कम्बिनेशन में शुरू करवाएगी, जिनमें था सर्जिकल सेफ्टी और प्लस पेशेंट रिस्क फॉल जो है, पेशेंट जो फॉल रिस्क पे होते हैं उनके लिए उनको असेस किया जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल देखा जाए कि कौन कौन रिस्क पे है और उनका एक फॉर्म बना दिया गया, एक चेकलिस्ट बना दी गई कि देखें उन चेकलिस्ट के अकॉर्डिंग कि पेशेंट गिर तो नहीं सकता, रिस्क पे तो नहीं है, और वो फॉर्म अटैच करना शुरू कर दिए। तो इससे क्या हुआ, इससे ये हुआ कि पेशेंट को हम आइडेंटिफाई कर लेते और हम गिरने से बचा लेते थे। ये कुछ चीज़ें इंट्रोड्यूस करवाई गई, ठीक है। अब इसी तरह जो है वो अब इसी तरह क्या हुआ कि जो पेशेंट रिस्क पे होते हैं उनको कलर कोडिंग की गई। उनके लिए जो कलर रखा गया वो रखा गया येलो, उनको येलो बैंड दिए गए। येलो बैंड जब वो पहन लेते थे तो उससे हमें पता लग जाता था कि ये पेशेंट रिस्क पे है, रिस्क ऑफ फॉल पे है, ठीक है। इस तरह से किया गया तो उसमें बहुत सारी चीज़ें फिर कवर हो जाती हैं कि पेशेंट गिरने वाला तो नहीं है, गिर तो नहीं जाएगा, इन चीज़ों को देखा जाता है। अब जैसे कलर कोडिंग का या बैंड लगाने का मकसद क्या है, बेसिकली बैंड लगाने का मकसद ये है कि कहीं भी कभी भी
कोई भी पेशेंट आपको रिस्क ऑफ फॉल के साथ अगर कहीं नज़र आता है, यानी कि उसने येलो बैंड पहना हुआ है और आप देख रहे हो कि वो चल रहा है, सामने से आ रहा है और गिरता पड़ता हुआ, तो आप उसको देखते ही समझ जाओगे कि भाई ये पेशेंट जो है ना ये रिस्क ऑफ फॉल पे है, इसने येलो बैंड पहना हुआ है, इसको हमने चलने नहीं देना। वो फिर सबका जो है ना वो हो जाता है, एम हो जाता है और सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। कभी भी कहीं भी ऐसा पेशेंट देखे तो उसको बिठा देना है या लिटा देना है, रिड्यूस करना है रिस्क ऑफ पेशेंट हार्म फ्रॉम फॉल्स। क्योंकि देखो पेशेंट आया फीवर के साथ था लेकिन जाते हुए फ्रैक्चर करवा के चला गया, तो ये कहीं ना कहीं अटेंडेंट की भी नेग्लिजेंस आ जाती है और नर्सिस की भी। इसके अलावा इनकरेज करना है पेशेंट्स के एक्टिव इन्वॉल्वमेंट को इन देयर ऑन केयर एज अ पेशेंट सेफ्टी स्ट्रेटजी। यानी कि पेशेंट को इनकरेज करना है कि आप बताओ कि आपको सेफ रखने के लिए हम क्या स्ट्रेटजीज और कर सकते हैं, पेशेंट की हेल्थ केयर के अंदर उसकी इन्वॉल्वमेंट करवाओ। पेशेंट जो है वो अपनी सेफ्टी के लिए खुद स्ट्रेटजीज बनवाए और बीच में इन्वॉल्व हो। दी ऑर्गेनाइजेशन आइडेंटिफाई करे सेफ्टी रिस्क इनहेरेंट इन इट्स पॉपुलेशन। इम्प्रूव करना है रिकग्निशन को, रिस्पॉन्सेज को टू चेंजेस इन द पेशेंट्स कंडीशन। ठीक है, जो रिकग्नाइज पहले इम्प्रूव किया जाए इस तरह की रिकग्निशन को और रिस्पॉन्सेज को, इस तरह की एक्टिविटीज़ को, इस तरह की अवेयरनेस प्लान्स को, जिसकी वजह से पेशेंट की जो कंडीशन है उसके अंदर चेंजेस आ सकें। इस तरह की जो है वो एक्टिविटीज़ में पेशेंट को इन्वॉल्व किया जाए रिकग्नाइज करने में और रिस्पॉन्सेज को, ताकि और पेशेंट के जो रिस्पॉन्स आता है हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए उसके अंदर इस तरह की चेंजेस को इम्प्रूव करवाया जाए। ऑर्गेनाइजेशन जो है वो आइडेंटिफाई करे सेफ्टी रिस्क क्या हो सकते हैं उसकी अपनी पॉपुलेशन के अंदर। जो ऑर्गेनाइजेशन है वो देखेगी एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किस तरह के सेफ्टी इश्यूज आ सकते हैं। आप लोग क्या समझते हो किसी ऑर्गेनाइजेशन में पेशेंट से रिलेटेड किस तरह के सेफ्टी रिस्क आ सकते हैं? हाँ जी, कैसे ऑर्गेनाइजेशन उसे डायग्नोज करेगी? मैंने आपको लास्ट ईयर क्लासेस के अंदर एक एग्जांपल भी बताई थी कि हमने किस तरह के वाकयात हॉस्पिटल्स के अंदर देखे हैं और पकड़े हैं। हाँ जी, शेयर करो। बड़ी तबीयत खराब हो रही है। हाँ जी, रोलिका, वर्दा, इरम। हाँ जी, किस तरह से क्या क्या सेफ्टी इश्यूज आ सकते हैं, कैसे आइडेंटिफाई करेगी ऑर्गेनाइजेशन इस तरह के प्रॉब्लम्स को, बताओ। हाँ जी रोलिका, मैम स्पॉट ऑन द स्पॉट प्रेजेंट स्टाफ और पेशेंट को इंक्वायरी करके, ठीक है। और सेफ्टी से रिलेटेड कैसे आएगा ये? सेफ्टी के क्या थ्रेट्स होते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में?
सेफ्टी क्या आ जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, क्या ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इनकरेज करना है पेशेंट एक्टिविटी। अच्छा, ऑर्गेनाइजेशन में आइडेंटिफाई करना है सेफ्टी रिस्क इनहेरेंट इन इट्स पॉपुलेशन के उस उनकी अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर यहाँ पे जो बात की गई है वो ये है कि सेफ्टी के किस तरह के इश्यूज होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। अब आप ये देखो, क्या सारे वर्कर एक जैसे होते हैं? क्या सब लोग एक तरह के होते हैं? क्या एक दूसरे से किसी को कोई डर खौफ नहीं होता? क्या एक ऑर्गेनाइजेशन में रहते हुए क्या जो सीनियर्स होते हैं उनको अपने जूनियर से कोई सिक्योरिटी इश्यूज नहीं होते? क्यों हम इतने ताले शाले लगा के जाते हैं जगहों को, हर एक चीज़ को? क्यों हम अपनी जो वो है सेफ्टी के लिए इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी रखते हैं? ठीक है, इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन में इश्यूज आते हैं। दूसरा ये कि जो आपको नहीं पता कि आपने जो किसी भी स्टाफ को हायर कर लिया वो मेंटली कैसा है, ठीक है, आपको नहीं पता कि वो फिजिकली कैसा है। मेंटली अगर वो डिस्टर्ब्ड है तो वो किसी को नुकसान भी पहुंचा सकता है। सब सेम नहीं होते। हाँ जी नेहा, ऐसा ही है। और दूसरा ये कि कोई भी अब प्रिविलेज कम्युनिकेशन का मैंने आपको बताया था, ये भी एक सिक्योरिटी थ्रेट है। कोई आपके बारे में गलत अफवाहें उड़ाए, सीनियर्स को इधर उधर बताए, वो भी सिक्योरिटी थ्रेट है। वो भी दूसरा ये कि कोई आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी को भी डैमेज कर सकता है किसी भी लेवल पे, ठीक है। फिर हम क्यों ऑफिस सारे लॉक करके जाते हैं जब जाते हैं ड्यूटी से ऑफ होके? फिर दूसरी बात, अब यहाँ तो मैंने एक एग्जांपल के तौर पे आपको कह दिया, जैसे हम यहाँ शालामार में रह रहे, मैं आपको एसएनसी की एक सिंपल बात कर रही। फिर एक बात आ जाती है यहाँ पे, जब आप वो करते हैं क्या नाम लेते हैं हॉस्पिटल्स में होते हैं, तो हॉस्पिटल में आप लोग रात को बाहर निकलते क्यों डरते हो? जब कोई फीमेल या कोई भी पेशेंट अकेली होती है तो हम अटेंडेंट को क्यों कहते हैं इसके पास कोई रहे या बाहर कोई रहे, हम पेशेंट को अकेला नहीं छोड़ते। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिन पर फोकस करना बड़ा ज़रूरी है, और सेफ्टी के थ्रेट्स होते हैं इन सारी चीज़ों में। पेशेंट्स को, जो पेशेंट्स हैं जो कि डिपेंडेंट हैं हमारे पे, जिनको हमारी हमारी हेल्प की ज़रूरत है, केयर की ज़रूरत है, हम उनको इस तरीके से वो नहीं कर सकते, हम उन्हें इग्नोर नहीं कर सकते जब उनकी सिक्योरिटी की बात आ जाती है। जैसे कि अगर एक पेशेंट है, फॉर एग्जांपल आप बात करती हूँ मैं, कि एक पेशेंट है उसको मेडिसिन दी हुई है और वो ऐसी कंडीशन में नहीं है कि वो उठ के पानी पी सके या अपनी बिलोंगिंग्स की टेक केयर कर सके, ठीक है। तो वहाँ पे कोई भी ऐसे वर्कर या कोई भी ऐसा बंदा हो सकता है जो कि उसको नुकसान, उसकी चीज़ें चोरी कर सकता है या नुकसान पहुँचा सकता है। मैम हर टाइम कैसे चीज़ों को सिक्योर कर सकते हैं हॉस्पिटल सेटिंग्स में अगर स्टाफ शॉर्टेज हो? चीज़ें कौन सी, रोलिका किन चीज़ों की बात कर रही है? अगर आपकी पर्सनल बिलोंगिंग की बात है तो वो आप आते ही अपने ड्रॉ में रखते हो, लॉक करते हो, की पॉकेट में डाल लेते हो। फिर जो आप कह रहे हो ना कि चीज़ों की कैसे हिफाजत करोगे, चीज़ों की हिफाजत के लिए ही हमने हर शिफ्ट में ओवर रखा हुआ है कि आप लोगों ने ओवर लेना है और ओवर देना है। हैंड ओवर टेक ओवर, प्रॉपर हैंड ओवर टेक ओवर की रस्म इसीलिए बनाई गई है कि जब तीनों शिफ्टों में पर्सनल बिलोंगिंग आपने अपना बैग अपने लॉकर में रखो, ठीक है। और अदरवाइज जो भी काउंटर पे जो सीनियर स्टाफ होता है, अगर आपने अपने ड्यूटी रूम में भी रखा हुआ है तो सीनियर स्टाफ को पता होता है आते जाते आप अपने पैसे वगैरह, आप अपने बैग वगैरह में कोई ऐसी चीज़ पहली बात तो लेके ना हो। अगर आप लेके आ रहे हो तो आपको वार्ड में लॉकर मिले होते हैं जहाँ पे आप रखो, अदरवाइज आप अपने बैग्स वगैरह कोई भी ऐसी चीज़ लेके आओ, कीमती चीज़ अपने साथ रखो ही ना। और फिर जो भी अगर कहीं पे रखा भी है तो जो कैमरास लगे हैं, जो सीनियर होता है उसको उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको लगा दी जाती है कि आपने ख्याल करना है, ठीक है, वो देखता रहता है। अच्छा, आप लोगों को याद होगा आईसीयू में, मेडिकल आईसीयू में, आप लोगों को तो नहीं पता होगा, मेडिकल आईसीयू में ना एक इसी तरह एक स्टाफ था, वो चीज़ें निकाल लेता था, वो चीज़ें बहुत चोरी करता था। तो हमने उसके लिए क्या किया, जब हमें पता लगा काफ़ी लोगों के मोबाइल्स चोरी हुए, घड़ियाँ चोरी हुई, पैसे चोरी हुए,
اور بڑا بڑا مس ہیپ ہوا لوگوں کے ساتھ، تو پھر ہم نے جب اس کو ڈائگنوز کیا تو پھر ہم نے اس کو پکڑوایا۔ اچھا، اسی طرح اب بات صرف بلونگنگ کی نہیں ہے، یہاں پہ پرسنل سیفٹی کی بھی بات آ جاتی ہے۔ اور اب جیسے فیمیل ہے وہ اکیلی ہے، کرٹن کیے ہوئے ہیں، اور میل ورکر ہے وہ صفائی کر رہا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ بار بار ادھر جا رہا ہے، اس ایریا میں جا رہا ہے، پیشنٹ کو ہوش نہیں ہے، وہ سرجری کے بعد آئی ہوئی ہے، تو کیا ہے کہ یہ آپ کی رسپانسبلٹی ہے اس پیشنٹ کی ٹیک کیئر کرنا جب تک اس کے اٹینڈنٹ نہیں آ رہے۔ آرگنائزیشن سیفٹی رسک میں کوئی ڈیزاسٹر بھی انکلوڈ ہو سکتا ہے، جیسے فائر ایکسپلوژن ہے، ٹھیک ہے، اسی کے لیے ہی، ٹھیک ہے وردہ، اب آپ مجھے بتاؤ کہ کوئی ایسی سچویشن ہے تو اس کے لیے آرگنائزیشن نے کوئی تو سیفٹی میئرز رکھے ہوں گے پہلے بھی اور بعد میں۔ اچھا، اور اس کے علاوہ سیفٹی تھریٹس کی میں آپ کو بات بتا رہی ہوں کہ جیسے اگر کوئی فیمیل ہے تو کوئی آپ کا کام ہے کہ اس کی سیکیورٹی کے لیے تھوڑی سی نظر رکھنا، اور تھوڑی اسے کہتے ہیں نرسنگ آبزرویشنس۔ آپ نوٹ کریں کہ کوئی بندہ بار بار اندر جا رہا ہے، وہ اس کا اٹینڈنٹ بھی نہیں لگ رہا یا وہ ورکر ہے، تو وہ کیوں بار بار جا رہا ہے؟ پیشنٹ سرجری کے بعد آئی ہوئی ہے، اس کو اتنی ہوش نہیں ہے، وہ تو بھی ہوش پڑی ہوئی ہے، تو اس میں فزیکل ٹچ کی بھی بات آ جاتی ہے کہ وہ اس کو اناپروپریٹلی ٹچ کر رہا ہے۔ دوسرا یہ کہ جب پیشنٹ سیفٹی کی بات آرگنائزیشن کی یہ آ جاتی ہے کہ اگر آرگنائزیشن میں کوئی بھی ایسا بندہ جو کہ مشکوک حرکتیں کرتا ہوا کسی بھی لیول کی نظر آتا ہے تو اس کو وہاں سے نکالا جائے، جاب سے نکالا جائے، اس کی انویسٹیگیشنز کی جائیں اور اس کے لیے پراپر ایکشن لیا جائے۔ پھر اس کے بعد چیز آ جاتی ہے کہ جیسے آرگنائزیشن میں چوریاں وغیرہ ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، تو ان چیزوں کو بھی آبزرو کرنا اور ان چیزوں کو بھی نوٹس کرنا کہ یہاں سے وہاں چیز نہ جائے۔ اب میں آپ کو بتاتی ہوں، ایک دفعہ ایسا ہوا تھا کہ جیسے یہاں پہ جو وہ ایشوز تھے کہ جیسے ویسٹ ڈسپوزل تھا وہ سیل ہو رہا تھا، ٹھیک ہے، اور آرگنائزیشن میں اس طرح کے ایشوز بھی آتے ہیں کہ جو ایون جو ہاسپٹل ویسٹ ہوتا ہے وہ بھی بکتا ہے، جس میں سرنجز وغیرہ، ڈرپس وغیرہ، تو وہ بیسیکلی وہ ڈسپوزل کے لیے جاتا تھا، لیکن وہ پورے کے پورے ٹرک بیچ دیے جاتے تھے اور اس کے اوپر پیسے لیے جا رہے تھے، تو یہ بھی ایک غلط چیز ہے، ٹھیک ہے، تو یہ بھی آرگنائزیشن کا سیفٹی جو ہے وہ بھی رسک پہ ہوتی ہے، یہ بھی آرگنائزیشن نے آبزرو کرنا، ان لوگوں کو پکڑا، ان کے لیے ایکشن لیا، سزا کی، اس طرح کے سین ہوئے۔ پھر اس کے بعد کیا ہے، اچھا، اور اس کے علاوہ جیسے کہ اب رسک کی بات ایک اور آ جاتی ہے آرگنائزیشن سے ریلیٹڈ۔ اب جیسے پیشنٹ او ٹی میں جا رہا ہے، ٹھیک ہے، اور جب پیشنٹ او ٹی میں جاتا ہے نا تو پیشنٹ کو اکیلا نہیں چھوڑتے،
جب سرجری کے لیے جاتا ہے، جب پیشنٹ کو ٹیبل پہ لٹا دیتے ہیں نا تو اس کے پاس کسی سینئر یا جونیئر اسٹاف کو لازمی رکھتے ہیں، کسی اسٹوڈنٹ کو، کسی نرس کو، انہیں کہتے ہیں پیشنٹ کے پاس ٹھہرو۔ ایک تو یہ کہ پیشنٹ کو وہاں نیند بھی آ سکتی ہے اور وہ گر بھی سکتا ہے، رسک فال پہ بھی ہوتا ہے وہ۔ اچھا، دوسرا یہ کہ اگر پیشنٹ سرجری اگر ہو گئی ہے اور پیشنٹ اکیلا لیٹا ہوا ہے تب بھی اس کو اکیلا نہیں چھوڑتے، تب بھی وہ رسک پہ ہوتا ہے، اس کی سیفٹی رسک پہ ہوتی ہے، کسی بھی ٹائپ کی کسی بھی پیشنٹ کے پاس چاہے میل ہو یا فیمیل ہو نہیں چھوڑتے۔ اچھا، تو اس طرح کے ایشوز آتے ہیں، اس سے ریلیٹڈ اور بھی ایگزامپلس ہیں، آپ خود بھی آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہو اپنے آس پاس ایریا میں۔ اس کے علاوہ لیپ فراگ گروپ تھا، اس نے یہ اسٹارٹ کیا تھا، لیپ فراگ گروپ نے کیا کیا تھا، اس نے ریڈیوس کر دیا تھا پریونٹیبل میڈیکل مسٹیکس کو اور امپروو کر دیا تھا کوالٹی اینڈ افورڈیبلٹی آف ہیلتھ کیئر کو۔ انہوں نے کوشش کی تھی کہ پریونٹیبل میڈیکل مسٹیکس جو ایسی ہیں جو ہوتی ہیں ان کو بھی ختم کر دیا جائے اور کوالٹی کیئر کو امپروو کیا جائے۔ میم گائنی میں ایک پیشنٹ وداؤٹ پیمنٹ کلیئرنس کی وارڈ سے باہر چلی گئی تھی، ہاں اس کو کہتے ہیں پیشنٹ بھاگ گیا، ٹھیک ہے، ایبسکونڈ کہتے ہیں اس کو، پیشنٹ بھاگ گیا، انہوں نے پیمنٹ نہیں کی۔ اب وہ بھاگا کیسے؟ اگر اس نے ہاسپٹل کا یونیفارم پہنا ہوگا تو وہ کبھی نہیں بھاگ پائے گا۔ جب لوگ ہوتے ہیں نا اپنے کلرڈ میں، اپنے کپڑوں میں، اپنے گھر کے کپڑوں میں، تو ان کو بھاگنا ایزی ہوتا ہے، کیونکہ یہاں سے شالامار سے بھاگنے کے کوئی ایک دروازہ تھوڑی ہے، اتنے سارے دروازے ہیں، اور جو گارڈ کھڑا ہوتا ہے وہ یہ تھوڑی دیکھتا ہے کہ کون پیشنٹ ہے اور کون ورکر ہے، ٹھیک ہے، یا کون اٹینڈنٹ ہے۔ پیشنٹ نے لپیٹا ہوگا، دوپٹہ لپیٹا ہوگا اور آرام سے نکل گئی ہوگی، کسی کو پتہ ہی نہیں لگا ہوگا۔ اس طرح کی بھی پرابلمز آتی ہیں، اور وہ پھر جب اس کی کلیئرنس نہیں ہوئی تو وہ وہاں کے اسٹاف پہ پڑ گئی۔ بیسکلی وہ جس کا پیشنٹ تھا، جس اسٹاف کا، یہ اس کی ڈیوٹی تھی، وہاں کی آیا آپا ان لوگوں کا کام ہوتا ہے ان چیزوں پہ دھیان رکھنا۔ اس کے علاوہ انکریج کرنا ہے ہیلتھ پرووائڈرز کو، تاکہ وہ پبلکلی رپورٹ کر سکیں کوالٹی آؤٹ کمز کو، سو کنزیومر کین میک انفارمڈ چوائسیز، ٹھیک ہے۔ انکریج کرنا ہے ہیلتھ پرووائڈرز کو کہ وہ پبلکلی رپورٹ کریں ان کے کوالٹی آؤٹ کمز کو، تاکہ کنزیومر جو ہیں وہ انفارمڈ چوائسیز بنا سکیں۔ تم اپنا کوئی سسٹم ہے بک کر لو، سائمن شادی والا کیا ہو، آواز ٹھیک آتی ہے؟ اچھا، آئی ایچ آئی کیا ہے؟ اس میں کیا ہوا ہے، 5 ملین لائف کمپین اس میں کی گئی تھی۔ انہوں نے کیا کیا تھا کہ انہوں نے ڈپلوئے کیا تھا ریپڈ رسپانس ٹیم بنائی تھی، ڈیلیور کیا تھا ریلائبل ایویڈنس بیسڈ کیئر فار دا ایکیوٹ ایم آئی۔ دوسرا انہوں نے پریونٹ کیا تھا ایڈورس ڈرگ ایونٹ سے، اور پریونٹ کیا تھا سینٹرل لائن انفیکشن سے۔ وہاں سے کیوں، یہاں چلاؤ نا۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ ریڈ کیوں ڈالا ہوا کلر؟ جب پنک چل رہا ہے تو پنک رکھو، اس کو ریڈ، اس کو پنک کرو۔ اچھا، پریونٹیبل ایڈورس ڈرگ ایونٹس جو ہیں وہ ان کے اوپر کام کیا، ٹھیک ہے۔ ایڈورس ڈرگ ری ایکشنز یا ایونٹس کیا ہوتے ہیں، ہم ان کو کس طرح سے پریونٹ کر سکتے ہیں؟ ایڈورس ڈرگ ری ایکشنز کیا ہوتے ہیں؟
हाँ जी, ज़िलियोमा ओवरडोज़ की वजह से हो सकता है और एलर्जिक रिस्पॉन्स की वजह से हो सकता है, ठीक है। एडवर्स ड्रग रिएक्शंस जो है ना वो होते हैं टोटली रिएक्शन बेस्ड होते हैं। जब एलर्जिक होता है कोई पेशेंट किसी चीज़ से और वो उसको मेडिसिन दे दी जाए, और इसके अलावा इवेंट्स में ये चीज़ आ जाती है कि जैसे ओवरडोज़ हो गई है या कम डोज़ दी है, या फिर जो है ना वो ओवरलोड में चला गया है, इस तरह के एडवर्स रिएक्शन है। एडवर्स का मतलब है कि जिसके स्वेयर रिजल्ट आते हैं, हाइपर सेंसिटिविटी की वजह से होगा, ठीक है। सर्जिकल साइट इन्फेक्शन जो हैं उनसे प्रिवेंट करना है, ये भी एक कंपेन चलाई गई। सर्जिकल साइट इन्फेक्शन किसी दौर में बहुत ज़्यादा होता था और फिर उसके ऊपर काम किया गया और उसको प्रिवेंट करने की, रिड्यूस करने की कोशिश की गई। सर्जिकल साइट इन्फेक्शन जो हैं वो किस तरह के होते थे, किस वजह से होते थे? क्लियर कट है कि वो हैंड वॉशिंग की वजह से और क्रॉस इन्फेक्शन की वजह से होते थे। अगर हैंड वॉशिंग नहीं की जा रही तो चांसेस बहुत ज़्यादा होते थे, और अगर एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट पे अगर आप इन्फेक्शन कंट्रोल करके नहीं जा रहे तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते थे इन्फेक्शन के फैलने के। प्रिवेंट करना है वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया से। वो कैसे होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल, हर तरह के इन्फेक्शन से प्रिवेंट करने का तरीका जो है वो सिर्फ और सिर्फ हैंड वॉशिंग है। अगर आप हैंड वॉश करते हो, प्रॉपर हैंड वॉशिंग करते हो, तो आप एक पेशेंट को अटेंड करके दूसरे के पास जाने से पहले हैंड वॉश करते हो तो प्रॉब्लम कम हो जाती है। इसी तरह निमोनिया कैसे होगा? वेंटिलेटर से। अगर वेंटिलेटर पे ज़्यादा टाइम के लिए रहेगा और आप प्रॉपर उसको केयर प्रोवाइड नहीं करोगे ड्यूरिंग वेंटिलेटर, तो उससे निमोनिया होने के चांसेस है, जैसे सक्शनिंग हो गई, फ्लूइड हो गया, इस तरह से। अनवांटेड हार्मफुल रिएक्शंस ड्यू टू मेडिसिन। हाँ ठीक है मिशेल, ठीक कह रही हो सहर, तभी तो मैम अब हर चीज़ स्टेराइल यूज़ की जाती है, हैंड वॉशिंग भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही है सहर, आप ठीक कह रहे हो। पहले स्टरलाइजेशन पे इतना फोकस नहीं होता था, ऑपरेट तो कर लेते थे लेकिन स्पोर्स वगैरह, जर्म्स वगैरह, ये सारी चीज़ें रह जाती थी और वो फिर इन्फेक्शन करवाती थी पेशेंट्स को। तो फिर जब इसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया गया और देखा गया कि सर्जिकल साइट पे क्यों इन्फेक्शंस होते हैं, उस पर फोकस किया गया, तो फिर ड्रेसिंग भी, स्टरलाइजेशन पे काम किया गया, ड्रेसिंग पे काम किया गया, हैंड वॉशिंग पे किया गया और एंटीबायोटिक्स पे काम किया गया। और इसीलिए कहते हैं कि किसी रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट से ऑपरेट करवाओ, क्योंकि अगर लोकल जगह से कराओ तो इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, पेशेंट का वूंड खराब हो जाता है। अब वुंड कहाँ से खराब होता है, कहाँ से? अगर हम किसी भी चीज़ की प्रिवेंशन करना चाहते हैं, किसी भी सर्जरी की, तो कहाँ से हम कंट्रोल करना शुरू करेंगे तो सर्जरी सेफ रहेगी, कहाँ से स्टार्ट होगा? जी जिन लोगों ने ओटी में काम किया हुआ है, जिन लोगों ने लेबर रूम में काम किया, जिन्होंने फीमेल सर्जरी में काम किया हुआ है, उनको सबको पता होगा। नहीं भी पता तो आपको इस बारे में पता होना चाहिए। सर्जिकल साइट इन्फेक्शन की प्रिवेंशन कहाँ से स्टार्ट हो जाती है? फोर्थ ईयर हो आप लोगों को पता होना चाहिए इस बात का। एक्सरसाइज करती हूँ उससे जिस्म दुख रहा है। जी मैम क्या बात बताओ? समर, इरम, सहर, बात बताओ जो मैंने पूछी है। ये चेन है पूरी, सर्जरी के लिए एक पूरी चेन है। अगर आप इन्फेक्शन से प्रिवेंट करना चाहते हो तो चेन कहाँ से शुरू होगी और कहाँ खत्म होगी? तुम्हारे पास शुमाइला का नंबर है? हाँ जो यहाँ थी। हेलो, वालेकुम सलाम, आ गए आप? नर्सिंग कॉलेज आ गए आप? चले मैं आ रही हूँ। सहर कह रही है मैम जहाँ पे कोई प्रोसीजर स्टार्ट हुआ है वहीं से। कहाँ पे स्टार्ट हुआ है प्रोसीजर, ये बताओ मुझे पहले।
जी शांजा, बिकॉज पहले ही एक्सपोज हो जाएगा। ओके, होगी जगह। ओके मैम, चेन तो एनेस्थीसिया से हो जाएगी स्टार्ट। ओके शांजा। मुबशरा, तुम क्या कहना चाह रही हो? हमें नुक्तों की शक्ल में, डॉट डॉट में। अच्छा शांजा, थोड़ा सा इसको और एलेबोरेट करो। तुम्हें नहीं लगता कि एनेस्थीसिया से पहले भी बहुत कुछ होता है? हाँ, एनेस्थीसिया किस तरह से इन्वॉल्व होगा बताओ? सिर्फ एनेस्थीसिया क्यों है? अब ना अपने जरा दिमाग को खोलो सब लोग और फोकस करो मैं क्या क्वेश्चन पूछ रही हूँ, और जो आप रूटीन में प्रैक्टिस करते हो ना उस पर तवज्जो दो। जरा ब्रेन स्ट्रॉमिंग करो, सोचो मैं क्या पूछना चाह रही हूँ। जी एमन, पर्सनल हाइजीन से, हैंड वॉशिंग से। ओके सहर, लाइक किसी का एक्सीडेंट हुआ है, लेग से चोट लगी है, तो लेग पे चोट लगी है तो उससे पहले वो जगह पे जर्म्स अटैक करेंगे। ओके मैम, पहले तो वो गाउन वगैरह पहनते हैं ओटी में भी आने से पहले जनरल वार्ड में। हाँ जी एग्जैक्टली, मैं यही पूछना चाह रही हूँ आप लोगों से। अब जहाँ से शांजा ने स्टार्ट लिया ना, सब लोग वहाँ से लो। ये एक्सीडेंट और पर्सनल हाइजीन फिलहाल कुछ भी नहीं है। अब शांजा ने, अब आपके पास जब सर्जिकल साइट की बात आ रही है, मैं इन्फेक्शन प्रिवेंशन की बात कर रही हूँ, तो जब पेशेंट आपके पास आ गया तो आप उसको प्रिपेयर करते हो, प्री ऑप पे चले जाओ। इन्फेक्शन कंट्रोल प्री ऑप से स्टार्ट होता है, ठीक है? मुझे बताओ हेयर रिमूविंग क्यों करवाई जाती है? वॉशअप है लेकिन वो बाद का स्टेप है, वो तो एक क्रिटिकल आ जाता है ना, क्रिटिकल पॉइंट पे टर्मिनल स्टरलाइजेशन में आ जाती है रोलिका। अच्छा सहर कह रही सेकेंडली जब वो किसी हॉस्पिटल में आएगा तो स्टाफ पे पहले हैंड वॉशिंग करके ग्लव्स पहन के ट्रीट करना होगा। यहाँ भी हम यहाँ से भी हम क्रॉस जर्म्स प्रिवेंट होगा। अच्छा ठीक है, ये तो एक्सीडेंटल केस हो गया ना, एक्सीडेंट में वो बाहर ओपन पड़ा था और जो कुछ भी हो रहा था वो सब ठीक है। फिलहाल हम उसे हैंडल करने की कोशिश कर रहे हैं, ये एक्सीडेंटल केस हो गया। अब हम बात कर, जब उसकी ड्रेसिंग वगैरह होगी, वुंड क्लीन होगा तो वो स्टरलाइजेशन में ही होगा, प्रॉपर प्रोसीजर में होगा। मैं बात कर रही हूँ जब आप पेशेंट को भिजवाते हो सर्जरी के लिए, हेयर रिमूविंग इन्फेक्शन से प्रिवेंट करवाने के लिए करते हैं। हाँ जी बिल्कुल शानदार, यही मैं पूछना चाह रही हूँ। अब हेयर रिमूव क्यों करवाया कि हेयर जो है ना, हेयर अपने अंदर जो है ना बॉडी में, अगर खुदा ने नेचुरली अगर हमारी बॉडी पे जिन पार्ट्स पे हेयर रखे हैं, बेसिकली वो जो है वो सेंसिटिव एरियाज को इन्फेक्शन से प्रिवेंट करने के लिए है। बेसिकली वो ये करते हैं कि बाहर के जर्म्स को कंट्रोल करके रखते हैं, एज अ गार्ड काम करते हैं। तो हमने क्या करना है, हमने उस एरिया से हेयर रिमूव करने, फातिमा कह रही है कोई भी ज्वेलरी आइटम्स एक्सेट्रा रिमूव किए जाते हैं प्री ऑप में, ठीक है। ज्वेलरी रिमूव कराने का भी मकसद यही है कि वो इन्फेक्शन कैरी करते हैं। नजफ कह रही है कि हेयर इसलिए रिमूव करते हैं कि स्टिच लगाते हुए प्रॉब्लम ना हो और वुंड हील हो जाए जल्दी, इन्फेक्शन ना हो। वुंड हील होने में और स्टिच में इसका कोई रोल नहीं है। बेसिकली जब हम कट करते हैं, जब हम उसको क्या नाम लेते हैं, जब हम कट लगाते हैं वुंड के ऊपर, तो उसमें ये प्रॉब्लम आती है कि जो बाल जिस एरिया पे हेयर होंगे वो भी साथ में कट होके वो भी बॉडी के अंदर जाएंगे, और जब वो अंदर जाएंगे तो वो वहाँ पे इन्फेक्शन, इरिटेशन और प्रॉब्लम करवा सकते हैं। बेसिकली जो बाल हैं, कहीं बॉडी के जो बाल होते हैं, यानी कि बाल इटसेल्फ जो है ना, वो कहीं भी जिस्म के किसी भी पानी में, कहीं भी किसी जगह पे बॉडी में भी कहीं चले गए तो वो बाल कभी भी डिकम्पोज नहीं होता। बाल अपनी शेप में, अपनी कंडीशन में हर वक्त रहता है, ठीक है। अगर वो बॉडी के अंदर भी चला जाएगा तो वो प्रॉब्लम करवाएगा वहाँ पे, लेकिन उसको खुद को कुछ भी नहीं होगा बालों को। इस तरह की सिचुएशन होती है।
انفیکشن پریونشن کے لیے ہیئر ریموو ہوتا ہے. ٹھیک ہے سہر کہہ رہے بیکاز جگہ کو کلیئرلی ہم دیکھ سکیں اور جرم شفٹنگ کے چانسز کم ہوں. ٹھیک ہے چلو ٹھیک ہے. اب یہاں تک آپ کو سمجھ آ گئی ہے. پھر کچھ ایسی سرجریز ہوتی ہیں جن کے لیے پیشنٹ کو پہلے ہی باتھ دلوائی جاتی ہے. ٹھیک ہے باتھ کیوں دلواتے ہیں؟ تاکہ پیشنٹ جو ہے وہ کیا کرے کہ اپنا لیکچر وغیرہ وہاں پہ رکھ لو اس والے سسٹم میں رکھا ہوا وہاں کیسے رکھو گے؟ ہاں اچھا تو کیا ہوتا ہے کہ پیشنٹ کو اس کے ساتھ وہ کیا چیز ہوتی ہے پائیوڈین کے ساتھ بات دلوائی جاتی ہے. پائیوڈین اسکرب کے ساتھ ایریا کو کلین کرنے کا اسکن کو کلین کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے اچھے طریقے سے پیشنٹ کو نیٹ کلین کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے اچھا پھر اس کے علاوہ کیا ہے پیشنٹ کو اسکرب کیا اسکن کو اچھے طریقے سے نیٹ کیا. جب سرجیکل ٹیبل پہ بھجوا دیتے ہیں تب بھی پیشنٹ کو جو کپڑے پہن کے گاؤن پجامہ جہاں سے جاتا ہے اس کے علاوہ بھی گاؤن پجامہ پہنایا جاتا ہے تاکہ پیشنٹ جو ہے وہ ہاں اچھا پھر اس کے علاوہ کیا ہے ایڈورس ڈرگ ایونٹ ہو گئے. اچھا ٹیبل پہ لٹانے کے بعد بھی پیشنٹ کو جو ہے وہ اسٹیرائل گاؤن ڈریپس وغیرہ ڈالے جاتے ہیں تاکہ پیشنٹ باہر سے انفیکشن لے کے بھی آ گیا ہے تو جب پیشنٹ کو ٹچ کریں گے یا باڈی ساری جب کلین ہو جب ہم لوگ اسٹیرائل گاؤنس وغیرہ پہن کے پیشنٹ کے قریب آئیں گے تو اس کے اوپر ڈریپس اور شیٹس وغیرہ نیٹ کلین اور اسٹیرائل ڈالی جاتی ہیں تاکہ اگر ٹچ بھی ہو تو جرمز ٹریول کر کے پیشنٹ کے ایبڈومن میں یا سرجیکل سائٹ پہ نہ جائیں. اتنا زیادہ اسٹیرائل فیلڈ کا یوز کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے اور اسکرب کے ساتھ اچھے طریقے سے کلین ہوتے ہیں اور ہم نے ڈریس پہلے اوٹی کا پہنا تھا لیکن اس کے اوپر پھر گاؤن وغیرہ پہنتے ہیں. یہ سب چینج چل رہی ہے. او ٹی میں فل اسٹرلائزیشن ہوگی اچھے سے نیٹ کلین اسٹرلائزیشن ہوگی. اب بات آ گئی او ٹی کی آئی سی یو کی ریکوری کی وہاں پہ اسٹرلائزیشن کا خیال رکھا جائے 24 آور تک اور ہم اس کو ڈریسنگ کو نہیں کھولتے. ان کیس کھولیں بھی تو ڈریسنگ ریموو کرتے ہوئے گندے گلوز پہننے ہیں یعنی کہ کلین گلوز پہننے ہیں لیکن جب آپ نے ڈریسنگ اوپن کر لی اور کلین کرنے لگے تب اسٹیرائل گلوز پہنتے ہیں. ڈریسنگ ریموو کرتے ہوئے اسٹیرائل گلوز نہیں پہننے. ٹھیک ہے پہلے ڈریسنگ ریموو کرنی ہے اس کے بعد آپ اسٹیرائل گلوز پہنے اور وونڈ کو کلین کریں. ٹھیک ہے یہ طریقہ کار ہوتا ہے. اب وارڈ میں آپ کیا کیا پریونشن دے سکتے ہو بتاؤ. دیکھا مسکورا یہ کیا ہے پی ایس سی کا ریٹرن میں دے دیا بات نہیں ہوگی زبان نے تو بھیجا ہوا ابھی تک آیا ہی نہیں ہے. پی این سی ایکسپائر ہے ریٹرن میں انہوں نے کیا کہ لیٹر دے کے ہمیں پی این سی دے دیا ریٹرن میں پیغام دیا تھا نہیں ہوگی ریٹرن میں میسج دیا. اسی طرح سرجیکل اس کا ہے سینٹرل لائن کی کیئر ہے
जो वो है सेंट्रल लाइन, उसको भी सर्जिकल साइट ही माना जाता है क्योंकि ये एक सर्जिकल प्रोसीजर है, तो उसकी भी वैसे ही टेक केयर करनी है जैसे आप किसी भी सर्जिकल वुंड की करते हो, ठीक है। एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस क्या होती है? ये मैं आप लोगों के साथ एक वीडियो शेयर कर रही हूँ, अभी हमारे पास 5 मिनट हैं, तो ये प्री ऑपरेटिव की आप ये वीडियो एक दफ़ा देख लो। सब लोग अटेंडेंस लगवा दो, और अगला लेक्चर भी मेरा आपके साथ ही है। मैं आपको अभी 10 मिनट्स की ब्रेक दे रही हूँ, सब लोग जल्दी से ऑनलाइन हो जाओ वापस। जिसका एक्सीडेंट रिकॉर्ड हो, रिसर्च बेस्ड हो, अच्छा जिसका एकेडमिक रिकॉर्ड हो, ठीक है। एमन, हाँ जी एमन, मैं अभी हम ये करते हैं, मैं बताती हूँ आप लोगों को। आप लोगों को ये पता है कि जो इंजेक्शन लगाया जाता है एंटीबायोटिक, वो भी प्रिवेंशन के लिए लगाया जाता है। जब आप सर्जरी में पेशेंट जाता है, आप एंटीबायोटिक साथ भेजते हो या लगाते हो, ठीक है। तो वो भी क्या है, वो एडवांस कंट्रोल करने के लिए होता है, एडवांस वो जो है ना पेशेंट को कवर अप करने के लिए होता है इन्फेक्शन से, ठीक है। इसलिए जब सर्जरी होती है या ड्यूरिंग ऑपरेशन डॉक्टर पूछते हैं एंटीबायोटिक लगाया, ताकि एंटीबॉडीज जो है वो पहले से डेवलप हो जाए और ड्यूरिंग सर्जरी कोई भी इन्फेक्शन अगर जाए तो वो उसको किल कर दें।